मेरा सवाल है कि दाढ़ी की क्या हकीकत है और आया दाढ़ी रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, इसकी क्या हकीकत है, जरा इस पे बात करें। चलें, अच्छा हुआ आपने ये सवाल कर लिया। ये सवाल इस लिए भी अहम था क्योंकि बहुत सारी ईमेल्स भी आ चुकी हैं और बहुत सारे लोग जो है वो इधर उधर भी वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जी ये आपने अहमद ईसा साहब ये दाढ़ी क्यों मूंड ली जी, आपने जी बाल भी काट लिए और दाढ़ी भी मूंड ली, तो ये आपने गलत किया, आपने ऐसा क्यों किया? ठीक है जी। जी। तो मेरे पर भी सबसे पहली बात यह है कि कोई भी काम अगर किया जाता है, कुछ भी, या आप कोई भी शय बनाते हैं, कोई भी शय बनाते हैं। शय बनाते हैं, कोई काम करते हैं, कुछ खरीद कर लाते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो मैं आपसे पूछता हूं क्या बगैर मकसद के कुछ करेंगे? जी नहीं। जी जी नहीं। जी। भाई, हर काम का कोई ना कोई मकसद होता है या नहीं होता? जी उस्ताद जी, बिल्कुल। होता है ना, बगैर मकसद तो कुछ नहीं होता। नहीं। जी उस्ताद। ठीक है। जी। तो मैं ऐसे लोगों से काउंटर क्वेश्चन करता हूं कि भाई मुझे ये जो दाढ़ी है इसका मकसद बता दो, दाढ़ी रखने का मकसद क्या है? दाढ़ी रखने का मकसद क्या है? मकसद क्या है? और मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि कोई एक भी ऐसा शख्स या मुलाटा नहीं है कि जो ये बता सके कि इसका मकसद क्या है। क्यों? बता कैसे सकेगा? मकसद उसका कोई है ही नहीं। मिसाल के तौर पर छोटी सी मैं मिसाल आपके सामने रखता हूं। आप बाहर जाते हैं ऐसी जगह पर जहां पूरे शहर का कचरा फेंका जाता है, गंद फेंका जाता है जी। जी। वहां से अगर कोई शख्स कचरा, गंदगी उठाकर, गलाजत उठाकर अपने घर में ले आता है, तो क्या वो गलाजत उठाकर लाने का कोई मकसद होगा? नहीं। ऐसी हरकत कौन करता है? कोई अक्लमंद करता है? नहीं। नहीं। कौन करता है? बेवकूफ। कोई बेवकूफ। दो तरह के लोग करेंगे। नंबर एक, बेवकूफ होगा, ठीक है ना, जी उस्ताद। पागल होगा, मेंटल होगा, ज़हनी तवाज़ुन उसका ठीक नहीं होगा। जी उस्ताद। नंबर दो हो सकता है उसे किसी ने कहा हो कि भाई फलां जो कचरे का ढेर है उससे अगर गंद उठाकर लाएं, अपने घर में महफूज कर रखें तो इतने अरसे बाद सोना बन जाता है, जी। इतने अरसे बाद वो डालरों में कन्वर्ट हो जाएगा जी, जी। उसकी इतनी नेकियां मिलेंगी, इतना स्वाब मिलेगा जी। जी उस्ताद जी। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? जी बिल्कुल। लेकिन क्या ऐसा करने से वाकई डॉलर बन जाएंगे, गोल्ड बन जाएगा, नेकियां मिल जाएंगी? नहीं। तो मेरे प्यारे भाई देखें, दो बातें हैं। पहली बात तो यह, सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि ये दाढ़ी जो है इसका मकसद क्या है। अगर अहमद ईसा दाढ़ी रखता है या कोई भी दाढ़ी रखता है, उसको फायदा क्या होगा? अगर वो उतारता है तो उसका नुकसान क्या होगा? पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर ये दाढ़ी जो है ये वेस्ट साबित होती है, कचरा साबित होती है जी, फुजला साबित होती है, वेस्ट, तो क्या वेस्ट को, फुजले को अपने बदन पर या अपने घर में सजा कर रखा जाता है या फिर उसको कूड़े के ढेर पर फेंका जाता है? फुजले को उसके मकान पर फेंका जाता है जी। कूड़े के ढेर पर। कूड़े के ढेर पर फेंक सकता है। अब जरा गौर कीजिएगा मेरे पर भी, दाढ़ी क्या है? कोई भी साइंस की फील्ड का शख्स अगर मैं गलत हूं तो मुझे गलत साबित कर दे, करके दिखाएगा, ठीक है ना? हर बंदा मेरी तस्दीक करेगा जो मैं बात कर रहा हूं वाकईतन ये हक है, और मैं चैलेंज करता हूं दुनिया की कोई ताकत मेरी बात को गलत साबित करके दिखाए। ये जो दाढ़ी है, या दाढ़ी को छोड़ें, आपके जिस्म पर निकलने वाले जितने भी बाल हैं, आपके जिस्म पर निकलने वाले नाखून हैं, ठीक है जी, जी उस्ताद जी। आपकी बॉडी पर आने वाला जो पसीना है, आपके जिस्म पर जो खाल है, आप ये क्या है?
ये बिल्कुल वैसा ही वेस्ट है, फुजला है, जो आप पखाने और पेशाब के जरिए खारिज करते हैं। ठीक है जी। जी उस्ताद जी। अच्छा, जी उस्ताद जी। एक और मजे की बात आपको बता दूं, वो क्या है? मजे की बात यह है कि ये जो बाल हैं, ये जो बाल है। बाल हैं, ये ऐसा वेस्ट है कि जो पहाने और पेशाब से ज्यादा खतरनाक है। जानते हैं? नहीं उस्ताद जी। नहीं नहीं जानते? उस्ताद जी। ये मैं साइंटिफिकली इसको प्रूव करूंगा। ठीक है जी, जी मैं इसे जी साइंटिफिकली प्रूव करूंगा। अब गौर कीजिएगा। आगे डिटेल में जाने से पहले मैं एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रखता हूं। मिसाल के तौर पर ऐसा होता है, खाम माल आता है। क्या आता है? खाम माल आता है। खाम माल आता है पत्थरों की सूरत में। किसकी सूरत में? पत्थरों की सूरत में। पत्थरों की सूरत में। उन पत्थरों को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़े करके उनके अंदर जो अनासर होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो निकाल लिए जाते हैं। वो नासिर एलिमेंट्स निकाल लिए जाते हैं। निकाल लिए जाते हैं। पीछे क्या रह जाएगा? रेत, मट्टी, बजरी वगैरह। ऐसा ही है। जी उस्ताद जी। जी उस्ताद जी। अच्छा, वो जो रेत, मट्टी और बजरी है, उसको एक साइड पर रख दें, जेन में रखना है। नंबर 2, वो जो केमिकल्स निकाले गए उन पत्थरों से, क्या निकाले गए? केमिकल्स। वो केमिकल्स क्या हैं? वो इंतहाई खतरनाक हैं या नहीं हैं? बिल्कुल खतरनाक है। उन केमिकल्स को जब लेबोरेटरी के अंदर ले जाकर, लैब के अंदर ले जाकर प्रोसेस किया जाता है, उन केमिकल्स को प्रोसेस किया जाता है। तो फिर उनसे जो वेस्ट निकलता है, केमिकल्स का जो वेस्ट होता है, वो ज्यादा खतरनाक है या फिर वो जो मट्टी, रेत वगैरह, वो ज्यादा खतरनाक है? वो वेस्ट मट्टी वगैरह। बताएं जी। दूसरी जो पहली वाली रेसिड्यू है। खतरनाक ज्यादा कौन सा होगा? केमिकल जब प्रोसेस लैब में जाके किए जाते हैं, उनसे निकलने वाला वेस्ट ज्यादा खतरनाक होता है, या फिर वो रेत और बजरी खतरनाक है ज्यादा? उनसे वेस्ट निकल जाता है, खतरनाक। केमिकल का वेस्ट। जी केमिकल का वेस्ट। भाई, अगर कोई केमिस्ट्री का स्टूडेंट है या कोई केमिस्ट्री का जानने वाला है तो वो बता दे, जवाब दे दे। कोई मुश्किल है? कोई मेडिकल फील्ड का है, बता दे। केमिकल्स जहर होते हैं, इंतहाई तबाहकुन मवाद होता है। समझ आ रही है नहीं आ रही? जी उस्ताद जी बिल्कुल। केमिकल जो होता है वो क्या होते हैं? क्या होते हैं? खतरनाक, जहरीले, इंतहाई जहरीले और तबाहकुन मवाद होते हैं, मवाद होता है। केमिकल्स को जब प्रोसेस किया जाता है, उससे जो वेस्ट निकलता है, तो जो कंपनियां हैं या कारखाने हैं, उनसे जाकर पूछें वो केमिकल्स का जो वेस्ट है उसका क्या करते हैं। उनको समझ नहीं आती कि इसको जाया कैसे करें। ठीक है ना? जी उस्ताद जी बिल्कुल। उन केमिकल्स के वेस्ट से आज पानी प्ल्यूट हो चुका है। तरह तरह की बीमारियां, कैंसर, क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? जी उस्ताद जी। मेरे फिर भी जब आप अपनी बॉडी में गौर करें तो आपको पता चलेगा कि आप जब कुछ भी खाते हैं, जब आप कुछ भी खाते हैं, मिसाल के तौर पर एक सेब की मिसाल है। एक सेब है, आप एक सेब खाते हैं तो वो सेब आपकी नीड नहीं है। आपकी नीड क्या है? आपकी नीड है उस सेब में मौजूद केमिकल्स। उस सेब में मौजूद है केमिकल्स। अब वो सेब क्या है? सेब पैकिंग है, जिसमें आसान तरीके से उन केमिकल्स को पैक किया गया है। किस तरह से? पूरी टाइमिंग के हिसाब से कि किस वक्त कौन सा केमिकल सामने आए, किस वक्त कौन सा केमिकल निकालना है। ठीक है ना? पहली चीज टाइमिंग है। नंबर 2, यानी जैसे वो होता ना कि कौन सी पहले डालनी है, कौन सी बाद में डालनी है, कौन सी पहले लानी है, कौन सी बाद में इस्तेमाल करनी। जी, इसी तरह जो आपका रिज़्क है उसके अंदर इन केमिकल्स को तरतीबवार जो है अपने अपने मकाम पर रखा हुआ होता है, महफूज किया होता है, रैप किया हुआ होता है। ठीक है जी? जी। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2,
अगर ये केमिकल जो आपकी बॉडी की नीड है ये बराह रास्त जिस्म में डाले जाएंगे तो जहां जहां से गुजरेंगे तबाही फेर देंगे। ठीक है ना, जहां जहां से गुजरेंगे तबाही फेर देंगे, जिस्म का तवाज़ुन बिगाड़ कर रख देंगे, आपको तरह तरह की बीमारियां लाक हो जाएंगी, क्योंकि ये केमिकल्स इंतहाई खतरनाक होते हैं। तो ये केमिकल्स असल आपकी बॉडी के नीड, सेब या फ्रूट या ये रिजक नहीं, असल रिजक जो होता है वो होता है उनके अंदर मौजूद केमिकल्स, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। जब कुछ भी आप खाते हैं वो आपके मैदे में जाता है तो मैदा क्या करता है, मैदा माइनिंग करता है, पहले कौन सी चीज निकालनी है बाद में कौन सी निकालनी है, पूरी टाइमिंग के हिसाब से मैदा जो है माइनिंग करता है। जब मैदा माइनिंग कर लेता है तो उसके बाद क्या होता है कि वो अनासर निकाल के खून को दे दिए जाते हैं, और जो बाकी सारा होता है मवाद, वो सारे का सारा क्या होता है, वो पहाने और पेशाब के जरिए बॉडी से निकाल दिया जाता है, बॉडी से निकाल दिया जाता निकाल दिया जाता है, जिसे आप कहते हैं हमारा फुजला, क्या कहते हैं, फुजला। फुजला। वो फुजला क्या होता है, वो फुजला महज ये होता है जैसे आप सब्जियां लें या फ्रूट लें, कोई भी चीज लें, उसको आग पर पकाते रहें पकाते रहें, पका पका के उसको ग्राइंड करें तो वो क्या बन गया, वही बन जाएगा। हाँ, सिर्फ इतना है कि बॉडी आपकी उसमें से केमिकल्स निकाल लेती है। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा जी? केमिकल्स निकाल लेती है। अब वो जो फुजला है वो क्या है, वो नेचर ने दूसरी मखलूकात का रिजक बनाया है। आप गोया के नेचर पर दूसरी मखलूकात का रिजक प्रोड्यूस करने वाली मशीन है। समझ आ रही नहीं आ रही? जी। अब अगर आप गटर बनाते हैं, टॉयलेट बनाते हैं, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा, वो मखलूकात, ये वेस्ट जिनकी खुराक है, जिनका रिजक है, वो तो नापैदा हो जाएंगी। नंबर एक ये भी आपके सामने में आ जाएगा। नंबर दो, आगे बढ़े मेरे प्यारे भाइयों, जब वो अनासर खून के जरिए, फिर क्या होता है, हर खुलिये में जाते हैं, जब वो अनासर खून के जरिए जिस्म के हर खुलिये में जाते हैं तो क्या होता है, नंबर एक नया खुलिया प्रोड्यूस होता है, नंबर एक उनसे नया खुलिया। नंबर दो, उनसे कुछ मवाद जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, गर्म और ठंडी एनर्जी में। ठीक है जी? जी उस्ताद जी, बिल्कुल। वो गर्म और ठंडी एनर्जी जब आपस में मिलती है, रिएक्ट करती है, उसका रिएक्शन आपके जज्बात, आपके एहसासात, आपका बोलना, आपका देखना, आपका चलना, आपका पलकें झपकना, आपके हाथों को हरकत, आपका चलना, ठीक है ना, ये सारी चीजें। जी उस्ताद जी। नंबर 3, जो खुलिये जब बनते हैं तो खुलिये जब प्रोसेस करते हैं तो क्या होता है, खुलिये जब उन केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं तो उनमें से वेस्ट निकलता है। क्या निकलता है? वेस्ट निकलता है। वेस्ट निकलता है। उस वेस्ट को आपकी बॉडी कहती है ये मेरी जरूरत नहीं है, अगर ये मेरे पास रहा तो ये नुकसान पहुंचाएगा। जैसे पखाना अगर अंदर ही रहे, पेशाब अगर अंदर ही रहे, फायदा देगा या नुकसान देगा? नुकसान देगा। बिल्कुल इसी तरह वो जो केमिकल्स हैं जब वो प्रोसेस होते हैं, उन केमिकल्स का जो वेस्ट होता है वो वेस्ट होता है जिसे आप बाल कहते हैं। क्लियर हो रहा है भी नहीं हो रहा? जी उस्ताद जी, बिल्कुल। मैं जितने भी मेडिकल फील्ड के जो लोग हैं उनको चैलेंज करता हूं मेरी बात को गलत साबित करके दिखाएं। अब जब इस बशर को वजूद में लाया गया था, मजे की बात क्या है, मजे की बात यह है, जब इस बशर को वजूद में लाया गया था, ह्यूमन बीइंग को जब नेचर वजूद में लाई थी, तो उस वक्त इसके सिवाय सर के पूरे जिस्म पर बाल नहीं होते थे, मूंछें नहीं थी, दाढ़ी नहीं थी, जिस्म के ऊपर कहीं कोई बाल नहीं थे। क्यों? क्योंकि ये वो केमिकल्स हैं जो केमिकल्स आपके ब्रेन को चाहिए, बॉडी को नहीं चाहिए। जी। अगर ये केमिकल्स क्या करते हैं, ये केमिकल्स जो हैं सोचें और फिक्रें प्रोड्यूस करते हैं। ये जो बाल है नायलॉन, समझ आ रही है नहीं आ रही? जी। ये नायलॉन उन अनासर का वेस्ट है जो अनासर सोचें और फिक्रें प्रोड्यूस करते हैं। अगर वही अनासर बॉडी का एक एक खुलिया लेकर इनको प्रोसेस करेगा तो आपकी बॉडी के अंदर इंतशार आ जाएगा, आपकी बॉडी ब्रेन के कंट्रोल में नहीं रहेगी।
जी उस्ताद जी। बात समझ आ रही नहीं आ रही? जी जी उस्ताद जी, तो ये हजरत इंसान के फसाद का नतीजा है कि इसने वो अनासर जो सिर्फ ब्रेन को चाहिए थे वो पूरे के पूरे जिस्म को एक एक सेल को फराहम कर रहा है, और हर सेल जो है वो जिस्म के अंदर शरीक बना हुआ है। जैसे आसमानों जमीन में ये जो इंसान है, ये बशर है, ये शरीक बना हुआ ना, अपनी मर्जियां करता है। ये आसमानों जमीन नेचर के ताबे नहीं है, बागी है। इसी तरह हजरत इंसान के जिस्म का एक एक खुलिया इसका बागी बना हुआ है, इंतशार है, हर खुलिया अपनी मर्जी करता है। जी वजह क्या है? वजह यह है कि भाई जिन अनासर से ब्रेन वजूद में आता है, जिन अनासर से सोचें फिक्रें वजूद में आती हैं, डेवलप होती हैं, आप वो अनासर बॉडी के एक एक खुलिये को फराहम कर रहे हो। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? जिस वजह से ना सिर्फ आपकी बॉडी में इंतशार है, बल्कि आपकी बॉडी के अंग अंग से वो वेस्ट फिर निकलना तो है ना। जी बिल्कुल। अब आप जरा गौर करें, अगर आप नेचर के साथ जुड़े रहें, नेचर के साथ जुड़े रहें, तो आपकी जिंदगी कम होगी या ज्यादा होगी? ज्यादा हो गया। जब आप नेचर के शरीक बने तो उम्र कम, ऐसा ही है ना? जी उस्ताद जी, बिल्कुल। नेचर के शरीक क्यों बने? जब ने कहा हमारे में दिमाग है, अकल बड़ी है। तो जब आप अपने जिस्म के हर खुलिये को यह दिमाग फराहम करेंगे, हर खुलिया आपके दिमाग के ताबे रहने के बजाय अपनी अपनी मनमानियां, अपनी मर्जियां करेगा, सोचों में फिक्रों में इंतशार, दिमाग आपका कुछ सोचेगा, हाथ कुछ करने की सोचेंगे जी, आपका बाकी जिस्म कुछ और करने की सोच रहा होगा जी। समझ आ नहीं आ रही? जी तो उस्ताद जी, नतीजा क्या निकलेगा? जारी बात है, फिर बीमारियां भी लगेंगी, सोचों में भी इंतजार, फिक्रों में इंतजार, उम्र और कम होगी। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा?